देखिए बबुआ लोग, चलिए तो हम बोले से रहे। आप लोग यहाँ देखिए, कल आप लोगों को क्लास बहुत ही जल्दी छूट गया था। उसका वजह था कि टॉपिक जो है वो छोटा रखे थे और उसका बदला सधाएंगे हम आज। वैसे भी आज आप लोगों का स्कूल बंद है। तुम्हारा खुला है? चक्का जाम कैले आज? हाँ, सरकारियों के बंद है। खैर छोड़िए, खुला रहे बंद रहे हम नहीं जानते हैं। ये पूरा हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट लेंगे, उसके बाद ही आप लोगों की हम छुट्टी करेंगे। इसलिए शांति बैठिए। और अब यहाँ आ गए तब किताब चेक नहीं होगा। वो यहाँ आने से पहले एगो इसके पास किताब है, किताब है कहे ना है, इसको तो पीट दिए। बाकी रुपेश किताब ना तुरे किताब खरीदे में पैसा क्या बर्बाद करी? 6 महीना पढ़े वो लगे पैसा बर्बाद कर दी। नोट्स तो मिल ही जाए, सही बात है ना? बस अच्छी बात। क्लासवा शुरू होने से पहले हमको याद दिलाया करो। चलिए, टाइम हो चुका है। एक देखो, आज के जो चैप्टर है ना, इसमें डाटा बहुत ज्यादा है, आंकड़ा, ठीक ना? कल कैसे पढ़े थे कि इतना इतना इतना, और सब डेटा हम नहीं याद रखेंगे, शॉर्ट में खींचेंगे। हम वही याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए हमको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी लेंदी है और ये बुक भी लेंदी है, बहुत बड़ा है, ठीक? तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको तैयारी करेंगे, ज्यादा माथा पे चिना। बाकी जो ने बोलेंगे कि यहाँ ध्यान देने की जरूरत है तो देना, जहाँ बोलेंगे कि एग्जाम के दृष्टि से मतलब एग्जाम पे, अगर इसको नॉलेज के दृष्टि से पढ़ेगा तो एक में खत्म हो जाएगा। आज जो पढ़ाने वाले हैं ना, उसमें तुमको लगभग 85 को तो खाली राष्ट्रीय उद्यान है, और उसमें से पूछता है, याद करते रहो पगला के मर्जी हुए में। तो हम ज्यादा नहीं तुम लोगों को याद करवाएंगे, जितना अब तक एग्जाम में पूछा गया है जो इम्पोर्टेंट है वही, उसमें से आया तो ठीक, ना आया तो उसमें हमको माथा पेची नहीं करना है, ठीक? समझ गए? चलिए, तो हम लोग लेक्चर 3 पे आ जाते हैं। और आज कल हम लोग पढ़े थे इसके वन्य जीव के हास्य के बारे में, उसके विनाश के बारे में, और देखे थे कि कैसे हम लोग इसका विनाश कर रहे हैं। इसके विनाश का प्रमुख कारण मनुष्य ही है। तो आज इसके संरक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, समुदाय क्या कर रहे हैं, वो कल देखेंगे, ठीक? आज हम यहीं पे रहेंगे और बाकी की चीजें आगे देखेंगे। तो देखिए, आज के टाइम पर हम लोग कल पढ़े कि वन और वन जीव के बहुत ही हास्य हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है, और ये एक चिंता के विषय है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो आज के समय में वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ठीक? भारत की संकटापन्न उत्पादक प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये एक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक? पहला बार यहाँ के पादपों के यानी पेड़ पौधों को जो संकट में है, जो खत्म होने वाला है, उसका पूरा डेटा तैयार करने का काम कौन किया था? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसके बाद वन अनुसंधान संस्था, ये दोनों ने 1970 में एक साथ मिलकर किया था सबसे पहले, ठीक? पहले चीज इन्होंने ही सूची बनाई, जितने भी यहाँ पे विलुप्त होने वाले जीव जंतु पेड़ पौधा थे या विलुप्त के संकट से घिरे हुए थे, उन सभी के लिए यहाँ पे एक सूची बनाया गया और उस सूची का नाम दिया गया, एक का नाम दिया गया रेट डाटा बुक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव में, ठीक? तो एक रेड डाटा बुक बनाया गया और उसके बाद जो रेयर प्लांट्स है उनके लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया। इसमें मुख्य रूप से देखो, ज्यादातर इसमें जंतुओं के बारे में है, ठीक? और इसमें ज्यादातर तुमको पौधों के बारे में है। तो यहाँ पे ग्रीन बुक मतलब समझ जाएगा, ग्रीन मतलब क्या चीज से जुड़ा होगा? पेड़ पौधा से, ठीक? तो विलुप्त हो रहे प्राणियों का, पेड़ पौधा का भी डाटा इसमें है। और ये ग्रीन बुक रेयर प्लांट्स के लिए है, बहुत कम जो मिलते हैं उनके लिए है, ठीक? तुमसे पूछा जाएगा सवाल कि रेड डाटा बुक किसने तैयार किया? तो 2 है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्था। कब किया? 1970 में। या कहेगा कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रेड डाटा बुक कब तैयार किया?
तो 1970 में, ऐसे करके सवाल तुम तो यहाँ से ये तुम याद रखो। सवाल सब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि रेड डाटा बुक क्या है, तो उसका आंसर हम सबसे लास्ट वाला पेज में है, वहां देखेंगे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के संघ ने जितने भी संकट में रहने वाले जीव जंतु हैं, प्रजाति हैं, उनके संरक्षण के लिए कई सारे कार्य यहाँ पे कर रही है। इसके लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी हैं जो इसमें काम कर रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व संरक्षण संघ के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं। यानी ये तो हमने के देश में है, हमारे देश में 2 संस्था है जो इसके लिए कार्य कर रहा है। पूरे विश्व के लिए जो काम कर रहा है उसका नाम है विश्व संरक्षण संघ, समझ गई। तो ये सब मिल करके यहाँ पे इसके संरक्षण को और इसको और आगे बढ़ाने का, इसमें विकसित इसको करने का अलग अलग योजनाएं ला करके, कार्यक्रम ला करके इसके लिए काम कर रहा है। ठीक, इस संस्था ने, जो तुमको विश्व संरक्षण संघ है, उस संस्था ने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधों, प्राणियों, जातियों को चिन्हित कर उनको अलग अलग भाग में बांटा है। सबसे पहले सामान्य जाति, ये बांटा गया किसके द्वारा? विश्व संरक्षण संघ ने पूरे देश भर के, दुनिया भर के जाति के, प्रजाति, पेड़ पौधा के बारे में जानकारी इकट्ठा किया और फिर वहां पे उसका जो जिस तरह से वो संकटों से घिरा हुआ है उसके आधार पर इसको अलग अलग भाग में बांटा, जिसमें पहला रखा वो सामान्य जातियां। सामान्य जातियां में वे सभी आ जाते हैं जो जीवित रहने के लिए समान माने जाते हैं, जो जिसकी जरूरत है, जैसे पशु की सामान्य बात है, साल, चिड़िया, सब जो पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ ना देखला है साल के, चिड़ों के ना देखला है, तो ये सब सामान्य जाति में आता है। ऐसे ये सबसे अभी सवाल नहीं पूछा गया है। अब इसमें से अब यहाँ क्या लिखा है? रोडेंट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु के नाम आएंगे जिसको हम लोग देखे नहीं है, नाम नहीं सुने हैं। बहुत का हम नाम सुने हैं लेकिन हमारे ग्रामीण इलाके में उसको किसी और नाम से बोला जाता है और ऐसे उसका कोई और नाम है, समझ गई। तो इस तरह के कुछ अब हमने कहा है, गांव में कहते हैं ना खुद बुद्धि चिड़ई, खुद बुद्धि चिड़ई ना बोलता है, खुद बुद्धि चिड़ई कहीं किताबी भाषा में देखा है हमने। छोटका जो गौरैया है ना उसी को क्या बोलते हैं? खुद बुद्धि चिड़ई। अब सब दिन तुम गांव में सुने हो खुद बुद्धि और टीचर तुमको पढ़ाएगा गौरैया, तो फंस जाओगे, कौन है ये, समझ गई। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक, आगे देखिए, इसमें से बहुत सारा ऐसा आएगा जिसके बारे में ना हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं देखे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे होंगे जो हमारे देश में पाए ही नहीं जाते हैं। अब देखिए, संकटग्रस्त जातियां कौन सा है? वैसा जातियां जो लुप्त होने के खतरा से घिरा हुआ है, यानी आने वाले समय पे क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। और उनको यहाँ पे जिन परिस्थितियों में, जिन विषम परिस्थितियों में के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहे, यहाँ पे संकटग्रस्त में वैसा जाति को रखा गया है जो खत्म होने के कगार पे है, और जिस वजह से ये खत्म हुआ है, अगर वो चीज आज भी चलते रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ये पूरे तरह से क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि इनका जीना बहुत कठिन हो जाएगा और ये सभी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि काला हिरन बहुत कम दिखने को मिलता है। ठीक, जहाँ हिरन है ना, हिरन हम लोग के बिहार में भी पाया जाता है, ये यहीं आरा जिला में। अब बहुत सारा है, गए थे एक बार तो देखे थे, तो वहां पे काला हिरन भी उसमें था, लेकिन झुंड में बहुत कम, गिना चुना। हिरन बहुत सारा था, जैसे हम लोग की तरफ कैसे नीलगाय है, तो वैसे वहां हिरन लगता है कि 200-300 हिरन होगा, लेकिन काला हिरन उसमें गिना चुना था। 20-30 होगा तो काफी है। तो है हम लोग के बिहार में भी है। अब कौन क्या किया उसको छोड़ो। तो काला हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा, ठीक, हाँ, स्वतिया के शादी में एक हस्बैंड के वही देना है हमको, पाहुन के आए, हाँ, गधा। इसी पे आप आइएगा, इसी पे आप जाइएगा। ठीक, आप बोल नहीं सकते हम बड़ रहेंगे, वो छोट रहेंगे। हाँ, कुछ नहीं, बस बैठिए, ठीक हो ना।
आए तो हम वही देबो। एक भाई के तरफ पर सबसे बढ़िया गिफ्ट हमारा तो हस्बैंड के लिए यही दिख रहा है जो देंगे। हाँ आए और रूसे का छोटका के बियाह में रुक जाता ना है कि साला के बियाह है, कम कि एक मिनट आपको 4 चक्का मिलेगा, 4 व्हीलर एकदम व्हाइट कलर वाला। जाइए, नो पोल्यूशन, नो लाइसेंस, आओ कुछ हो, नो इंश्योरेंस, नो हेलमेट, एकदम ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड, यानी कि होल वर्ल्ड परमिट है उसको। हाँ पूरा परमिट है, कोई ट्रैफिक रूल आपको नहीं मानना है, जाते रहिए। आई खुश है कि मिलत पूंछ वाला बंदर गायब हो रहा है, संगाई जो मणिपुर के हिरन होता है उसको संगाई कहते हैं, वो गायब हो रहा है। ये सब वो सब प्रजाति हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, और अगर जिन परिस्थितियों के कारण ये विलुप्त हो रहे हैं, अगर वो परिस्थिति वैसे ही बनी रही तो ये खत्म भी हो जाएंगे, समझ गए। उसके बाद देखिए सुभेद जातियां, इसके अंतर्गत वैसे जातियां को रखा गया है जिनकी संख्या घट रही है, अभी विलुप्त होने के कगार पर नहीं है लेकिन संख्या धीरे धीरे घट रही है। यह वैसी जातियां जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगे, और फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। जैसे नीली भेड़ देख ले कभी, वहां कैसे चल गया हो, कौन हैक करता है रोज हमारा, है कायल कल कैमरा पर बैठल थी। हाँ देखिए वही है, कल बात किए फिर खिसियाल है। देखो तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है वो, ये सब वो प्रजाति है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दुर्लभ जातियां में उन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद हैं, या यदि उनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो ये भी संकटग्रस्त हो जाएंगे और ये भी खत्म हो जाएंगे। हाँ 1 मंथ। अकी एक बात है, हमारा नाम रखा गया है मास्टर, सगरों हमको सब मास्टरे बोलता है, गांव के सब मास्टर, मास्टर साहब ना, मास्टर, मास्टर इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी होता है मालिक। अभी नीरज सर बोले मास्टर, हाँ रे तूनी तो सरावे के चक्कर में पड़ले है, भैया बोले में तो जीएसटी ना लगा हो तूनी के। अब देखिए स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, यानी कि कोई खास क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे अंडमानी टील है, निकोबार के कबूतर है, अंडमान में जो जंगली सुअर पाया जाता है वो, अरुणाचल प्रदेश में मिथुन सांड के जैसा होता है। अब ये है तुमको स्थानिक जाति है, वो वहीं पाया जाता है और कहीं तुमको नहीं मिलेगा, रेयर केस में कहीं मिल सकता है, वहीं पे पाया ही जाता है ये सब, तो इसको कहते हैं स्थानिक जातियां। ये भी विलुप्त होने के कगार पे हैं अगर ध्यान नहीं दिया गया था। अब कुछ ऐसे भी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक, कैसे विलुप्त हुए हैं देखिए, इसमें वे जाते हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, यानी कि जहाँ पे जैसे मान लो चीता है तो चीता के रहने की जगह है, तो वहां पे गए तो कहीं पे भी चीता के रहने के जगह पे चीता मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब चीता खत्म हो चुका है। तो जब उनके रहने की जगह की खोज की गई तो वहां पे वो जीव अनुपस्थित था, वो वहां पे नहीं था, यानी कि वो क्या हो चुका है, जगह जगह पे देखा गया, एक जगह नहीं अलग अलग जगहों पे, और उन जगहों पे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जीव कहीं तो हो और कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि खत्म है, ठीक। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है, क्योंकि कहीं नहीं मिल रही, यानी कि ये पूरे तरह से खत्म हो गया। जैसे कि एशिया के चीता, गुलाबी सर वाला बत्तख, डोडो पक्षी, ये सब इसके उदाहरण है जो खत्म हो गए, इनके निवास स्थान पे जाओ तो ये नहीं मिलते हैं, चाहे दुनिया में तो कहीं चले जाओ,
नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं है। ठीक, संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीव पर्यावरण तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्था भी कार्यक्रम चला रही है। तो इन सब को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कार्यक्रम चल रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है जो इसके लिए काम कर रहा है। पीछे हम लोग विश्व संरक्षण संघ देखें तो ऐसे कई सारे हैं संस्था जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई खास इसका फायदा नहीं दिख रहा है। हम लोग अपने यहाँ पे भारत में बात करो तो भारत में भी इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भारत में भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्या हो रहा है रे, ये हम किए हैं, माने हम ही है कोई कार्य। तो सब कॉमेडी निकाल देंगे। देखो यहाँ पे तो भारत में वन एवं वन्य जो पर्यावरण मंत्रालय है वो इसी के लिए बनाया गया है, वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है, जो इसके लिए कई सारे कार्यक्रम चला रहा है इनको संरक्षण देने के लिए। तो देश में भी हम लोग के है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी है जो इसके लिए कार्य कर रहा है। वन्य जीव को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है धीरे धीरे। इन सीटू प्रयास का जब इसको हम करते हैं, वन्य जीव को अगर पूछा जाए कि इन सीटू क्या है तो तुमको बताना है कि जब वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो उसी प्रयास को हम क्या कहते हैं, इन सीटू कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड के संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है कि ये इलाका संरक्षित है, वहां आप नहीं जा सकते हैं, उन जीव जंतुओं को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, वो सुरक्षित वहां पे अपन रहेगा। ठीक, इसके अलावा उनको रहने के लिए कृत्रिम आवासीय भी बनाया जाता है, यानी मनुष्य द्वारा भी आर्टिफिशियल उनका निवास स्थान बनाया जाता है, जिसको हम लोग XC2 कहते हैं। तो XC2 पूछेगा तो ये बता देना है। जैसे हम लोग को पटना चिड़ियाघर है तो वहां पे सब जीव जंतु रह रहा है, तो उसको रहने के लिए वहां पे एक कृत्रिम आवास बनाया गया है। जैसे वो रहता है उसी प्रकार के उसको बना के दिया गया है। जैसे शेर रहता है तो उसी उसको गुफा वगैरह बना दिया गया है, भालू जैसे रहता है वैसे बना दिया गया है, गेंडा जैसे रहता है वैसे, मगरमच्छ जहाँ रहता है उसको वैसे, यानी कि सांप ये सब है। जो गया है कभी चिड़ियाघर इसमें से कोई तो देखिए ये सब है। तो जैसे सभी जीव जंगलों में रहते हैं उसी प्रकार का उनका प्राकृतिक रूप से जो आवास रहता है उसी तरह के कृत्रिम आवास बनाया गया है, यानी मनुष्य द्वारा उनका वैसा घर बना के दिया गया है ताकि उनको फील न हो कि हम कहीं और हैं, उनको लगे कि हम जंगल में ही हैं। तो इस तरह के जब कार्य किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, XC2 के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसमें खास करके जो विलुप्त हो रहे प्रजाति है उनको देखरेख किया जाता है, उनको ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पे वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कुछ संरक्षित क्षेत्र है जिसको हम मुख्य रूप से हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, एक है विहार या अभयारण्य, और तीसरा है तुमको जैव मंडल। ठीक, तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं इसका क्या है एक एक करके। यहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जो बताएंगे, और ये सब 8 क्लास में हम पढ़ाए हैं, और इसमें से कुछ बच्चे हैं जो 8 क्लास से ही पढ़ रहे हैं लेकिन भूल गए। Am I right? चलिए देखिए, सबसे पहले है तुमको राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है ताकि वो बेहतर रहे, सही से रहे, प्रजनन करे और जनसंख्या उसका बढ़ते रहे, उसमें कोई कमी न हो। ठीक, उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, बाहर के लोग नहीं जा सकते हैं, जो उसमें गार्ड वगैरह है वही रह सकता है। जैसे आप वहाँ पे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशुचारण करना, ये सब कार्य आप वहाँ पे, जब मान लो ये जंगल है तो यहाँ पे अगर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, वो बैन लगा दिया जाएगा आप पे, वर्जित है। सिर्फ सरकार से जो परमिशन है, जो गार्ड वगैरह है वो रहेगा, और जिसको परमिशन मिला हुआ है वो जा सकता है, नहीं तो आप नहीं जाइएगा, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। वो क्यों किया गया है, ताकि उनको किसी तरह से कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, वो अपने जीवन को सही तरीके से जिए, प्रजनन करे और अपने संख्या को बनाए रखे। ठीक, तो इसके लिए सारे काम किए जा रहे हैं। हम लोग के देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान है, ये तुमको MBBI क्वेश्चन हो गया, याद रखना है।
सवाल पूछा जाएगा कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, तो 50 है। उसके बाद है बिहार क्षेत्रीय अभयारण्य। यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति भी हो सकती है, हम निजी रूप में भी ऐसे करके इसको रख सकते हैं, पाल सकते हैं जानवरों को परमिशन लेके सरकार से, और प्राइवेट रूप में भी हम ये कार्य कर सकते हैं, अभयारण्य खोल सकते हैं। ठीक, इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि को सीमित छूट होती है। बोलिए। आपको शेर पालना है? हाँ, सरकार को परमिशन दो। नहीं, कोई पालना था। अच्छा, एक शरीर के हाइट के अनुसार देख, ये आदमी शेर पाल दे। हाई पर एक नो भर है ना, एक नाखून के बराबर भी नहीं है। अच्छा बोले, हाँ तू पाली है, पाल सकती है, वही करना होगा। हाँ हाँ वही बात है। अरे आप सीरियसली बड़े दिख रहे कि मजाक कर रहे हैं, परमिशन लेना होगा। और है कहाँ कि तू पालेगी, रियर केस में है। घर में को बिल्ली तो पलाइत ना हवा, शेर पालबा। पूरा गांव से वो बिल्ली तो पला नहीं रहा है, शेर पालिएगा। इधर देखिए, देखिए कहीं जेबे न करे, सोची कौन मार ले होती कि जेबे न करे। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये सब काम करने के लिए देखो, इस वाले में आपको काम करना ही वर्जित है, नहीं कर सकते। इसमें कुछ छूट है, आप कुछ हद तक कर सकते हैं। वन्य जीवों के स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चे को सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है। आपको अधिकार मिला है, आप कीजिए, लेकिन अगर इस सब चीजों से इनके जीवन पे किसी तरह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आपको वो चीज रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, अब आप वो काम नहीं कर सकते। और उससे अगर उनको बेहतर हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़िया कर रहे हैं, तो आपको परमिशन और मिल सकता है। समझ गए। भारत में इस तरह के 448 अभयारण्य है, बस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से, और अब तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है। ठीक, कि अभयारण्य कितने हैं भारत में, तो 448 हैं। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील, ये MVVI बिहार वाला में भी पढ़ने के लिए तुमको मिलेगा। MVVI हो गया, कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। ठीक, और दरभंगा के कुशेश्वर, ये भी MVVI। तो इस टॉपिक में तुमको 3 चीज, कितने अभयारण्य हैं इंपॉर्टेंट है, कांवर झील कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, कुशेश्वर कहाँ स्थान कहाँ है, तो दरभंगा में ये इंपॉर्टेंट है, और एक और आएगा, यहाँ नहीं है, बिहार वाला में आएगा। तो 3 गो अवश्य तुमको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा है जैव मंडल, जिसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवांशिक विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें भी तुमको बस इतने याद रखना है कि पूरे विश्व में जैव मंडल जो है वो 65 हैं, और भारत में जो है वो 14 है। रुक जाओ, नहीं उल्टी बता दिए। विश्व के 65 देशों में मिला के 243 गो जैव मंडल है। तो पूरे विश्व में कितना है, 243, 65 गो देश है। और जैव मंडल कितने हैं, तो हम यहाँ नहीं देखे थे। विश्व में 65 गो देश मिला के कितना जैव मंडल है सुरक्षित, 243 गो। मुख्य से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये लाइन है, भारत में कितने जैव मंडल हैं, तो 14 हैं। ठीक, यही 3 चीजें। अब जानो प्रजनन केंद्र क्या होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन दर में कमी आ जाती है। जब जीव है उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रजनन क्षमता जो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और वो संख्या भी धीरे धीरे फिर खत्म होने लगता है। अब जैसे मान ले कल न पढ़ा रहे कि पॉल्यूशन हो गया, जंगल की कटाई कर दिया, अब उसके रहने का जगह जंगल है, तो जंगल की कटाई कर दिया, तो उसके जो जीवन स्तर जिस तरह से वो जीता है उसको उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उल्टा प्रभाव पड़ गया। उसको रहने का सही जगह नहीं है, खाना नहीं है, तो वो प्रजनन ये सब नहीं कर पाएगा, बिना मौत के मर जाएगा। तो उनकी संख्या में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गिरावट आएगी, कमी हो जाएगी। समझ गए।
तो जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो प्रजनन दर में क्या होता है, कमी आ जाती है। ऐसे कई प्रजातियां हैं जिनकी प्रजनन दर कम होने के कारण वो संकटग्रस्त के सूची में आ गए हैं, यानी वो विलुप्त होने वाले हैं। ठीक, इसलिए जीवों के लिए प्रजनन केंद्र की सुविधा विकसित करना बहुत जरूरी है। उनका ऐसा एक इन्वायरमेंट तैयार करके दो कि जैसे में वो रहते हैं वो ऐसा ही रहे, ताकि वो सुरक्षित रहे, प्रजनन करे और अपने संख्या को वो बनाए रखे। ठीक, हमारे देश में मध्य प्रदेश में पर्यावरण परिवर्तन के कारण जो घड़ियाल होता है, मगरमच्छ के प्रजाति है घड़ियाल, उसकी संख्या में बहुत कमी आई है वहाँ के पर्यावरण में चेंजिंग होने के कारण। हमारे तरफ मेंढक इस सब में कमी आ गया है, केचुआ में कमी आ गया है, चेरा खत्म हो गया। उसका वजह है हमनी के रासायनिक खाद, और इस वजह से आजकल फसल में कीड़ा भी ज्यादा लगता है, कीटाणु सब, पतंगी सब लग जाता है धान इस सब में। पहले इतना नहीं लगता था क्योंकि वो मेंढक ये सब रहता था, खा के खत्म कर देता था, नहीं तो फिर उसके लिए भी दवाई छिड़कते हैं, फिर केमिकल। तो इन सब वजहों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एंड्रीन के प्रयोग के कारण मेढक का प्रजनन शक्ति पीछे तो पड़ चुके हैं, हो रहा है ना। तो ये रसायनों के उपयोग के कारण इनका प्रजनन शक्ति कमजोर हो जा रहा है, यानी कि उनके ऊपर जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो प्रजनन शक्ति कमजोर हो रहा है, और जब प्रजनन शक्ति कमजोर हो रहा है तो उनकी संख्या में कमी हो रही है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये चीज हो रहा था, तो घड़ियालों की संख्या बनी रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। समझ गए? हाँ, वहीं पे इस मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि समस्या मध्य प्रदेश में ज्यादा है तो वहां पे ये चीज किया गया है। ठीक, इसी प्रकार उड़ीसा के नंदकानन में उजले बाघों के प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उजला बाघ हमनी के देश में पाया जाता है उड़ीसा में, लेकिन विलुप्ति के कगार पर है, तो उसके लिए भी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन ये सब अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है। आगे देखिए, चैप्टर बड़ा है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब हम इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं? संरक्षण करने के लिए सबसे पहले तो शिकार पर रोक लगा दीजिए। वन प्राणी के विनाश होने का एक प्रमुख कारण है इनका शिकार होना, विभिन्न उद्देश्यों के कारण, कुछ व्यापारिक दृष्टि से, कुछ शौक के लिए करता है, कुछ खाने के लिए करता है। तो इस तरह से जो शिकार करते हैं वो कारण है। इनका आर्थिक महत्व होने के कारण भी इनका दोहन होता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काला बाजारी होते हैं, उनका अच्छे दामों पर बिकते हैं, तो इसके लिए भी किया जाता है। इसीलिए इनको फंसाया जाता है, इनका शिकार किया जाता है, इनका व्यापार किया जाता है, और इन सभी के कारण से इनका जनसंख्या कम हो रहा है। इसलिए इन सभी को कानूनी रूप से क्या कर दिया गया है? वर्जित, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी होता है। अब तू कछुआ लेके जाओ तो बेचे, गैर कानूनी है। तुम हिरन को मार दो, नहीं बेचना है, नहीं जी, हिरन के मारो, या जो भी विलुप्त होने वाला कगार पे है और पता चले कि तुम्हारा पास है, लेके चला जाएगा यहाँ से, कहीं नहीं तो पटना चला जाएगा जू में। जैसे मान लो इधर कोई हिरन भटक के आ जाए, तुम अपने पास पाल के रखो, तुम्हारे पास नहीं रहने देगा, पुलिस आएगी, पटना जू वाला आएगा साथ में, और उसको लेकर के, हाँ 1000 मिल रहा है तोरा, तू रख ले, ये तोरा जेल न ले जाएगा वह काफी, ना तो जेलों में ठूस देगा। तू रख ले का इन्फॉर्मेशन का नहीं दिया तू, अपन पास के थाना में जाके आप इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे पास एक हिरन है, वो पटना जू में इन्फॉर्म करेगा, वन संरक्षण वाला आके उसको ले जाएगा, इसको जंगल में छोड़ेगा या फिर जू में रखेगा, आपके पास क्यों छोड़ेगा? एगो केस ऐसा हुआ था, एगो पक्षी था, शायद शुतुरमुर्ग या कुछ था, तो वो व्यक्ति उसको छोटे से घायल था तो उसको पाल के रखा था, तो उसको लेके सरकार चल गई थी, वो अन्न पानी सब छोड़ दिया था वो पक्षिया। कुछ दिन पहले की एक घटना है वो, शायद ना दिया था, अब पता ना आगे कहानी हमको ना पता है, देखे थे, अपना ही रख सकते हैं, जबकि उसके पास वो बेहतर से रह रहा था। सलमान खान पे चल रहा है केस, हिरन के शिकार किया है, जबकि करना गैर कानूनी। आरा में है, कोई के दम है कि मार देगा? आप हिरन के मारे या जैसे पुलिस को पता चला आप गिरफ्तार हो जाइएगा, केस ठोका जाएगा कि हिरन को मारना गैर कानूनी है।
आए भाई तो बरकरार करेंगे। अब बरसात में तो बेल पर तो का सलमान खान घूमी थे, पहले जेल गेले, ओकरा बाद तेरे नाम फिल्म अली, ओकरा बाद छूट गेले। नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है, अमीरों के कोई नियम कानून होता है, वो अपना नियम खुद बनाता है, वो कानून को ही खरीद लेता है, समझ गए। वो नियम कानून हमारे लिए है। आगे देखिए यहाँ पे, तो ये चीज किया गया, लेकिन फिर भी आज स्थानीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर माने देश में देखो, विदेश में देखो, तो इसकी कालाबाजारी होती है, ठीक, जिसके कारण वन्य जीव का दोहन तेजी से हो रहा है। इस पर सरकार द्वारा अगर सख्त कानून और नहीं बनाया गया तो ये और हो जाएगा दिक्कत, तो सरकार इस पे सख्त कानून और बना रही है। समय से भी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है, गांव के लोग ये सब हैं उनको भी आगे लाया जा रहा है, उनमें भी जागरूकता लाई जा रही है, ताकि वो क्या करें, इसका संरक्षण करें, उनको इसका महत्व समझाया जा रहा है ताकि वो इसको बचाएं। हम लोग के गांव में जीविका चलता है, तो जीविका में हर तरह की चीजों को बताया जाता है, साथ में पैसा जमा करते निकालते हैं वो अलग चीज है, बाकी आपको सामाजिक, एक पारिवारिक, ये सारी जो चीजें उसकी भी मीटिंग में बात होती है, वो सारी चीजें भी उनको सिखाई जाती है। तो उस तरह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान इसका बढ़िया उदाहरण है, जहां पे प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों ने सहयोग दिया है। वहां के लोग ये चीज नहीं करने देंगे आपको, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक, जाके मार के दिखाइएगा, वहां के लोग आपको नहीं मारने देंगे, कानून तो बाद में करेगा। तो एक अच्छा उदाहरण है, और इसीलिए जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे एक स्थानीय यूनेस्को क्लब भी खोला गया है, जिसके तहत यहाँ पे पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ इसका जब अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ तो इसकी निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने वहां पे एक वॉच टावर का भी निर्माण करवाया है, यानी कि ऊपर से चढ़ के आप देखते रहिए, निगरानी रखिए। वॉच मतलब देखना, टावर मतलब लंबा जो रहता है खंभे जैसा, तो वहां से उसकी निगरानी भी रखी जाती है, कोई इसका शिकार तो नहीं कर रहा है, समझी। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब एक है तुमको जैव अपहरण की समस्या, तो उसके लिए हम लोगों को जानना होगा सबसे पहले कि जैव अपहरण क्या है। तो जैव अपहरण के डेफिनेशन मिलेगा आपको लास्ट में, आप समझ लीजिए समस्या क्या है, फिर दोनों को जोड़ लीजिए। यह आधुनिक अनुवंशिक, ऐसे समझ जाओगे ये है कुछ जैव अपहरण। आज के टाइम देखो इसमें समझ जाओ क्या हुआ है। आज के टाइम में हमने के जो विज्ञान है वो इतना फास्ट हो गया है, इतना मॉडर्न हो गया है, इतना डेवलप हो गया है कि हम जीनों में बदलाव कर दे रहे हैं। जीन ना देखिए, इतनी सा पौधा है, बड़ा बड़ा आम फल उसमें लगा हुआ है, छोटा सा अमरूद के पेड़ है उसमें बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है। क्या किया जाता है, उसके बीज के जीन में ही बदलाव कर दिया जाता है लैब में। इतना फास्ट हो गए हम, ऐसा बदलाव कर दिया जाएगा कि इस बीज से जो पौधा होगा, पौधा तो छोटा रहेगा लेकिन उसका फल बड़ा बड़ा होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें की जा रही है। तुम अपने घर वाला बीज को रोपो, धान है ना, अपने घर वाले को रोपो, बेहतर नहीं होता है, बाजार वाला बेहतर होता है, कम पानी में भी हो जाता है। तो उनके जीनों में बदलाव किया गया कि कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाए और अच्छा फसल हो। यही है तुमको जैव अपहरण, ये जो परिवर्तन किया जा रहा है ना वही, ठीक। इसके अलावा जैसे आज के देखो हम लोग के घर में पालतू जानवर तो होगा गाय भैंस। गाय भैंस का जो प्रजनन की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो तो विलुप्त समझो कि हो गया है, अब सब चल गया है। उसको क्या किया जाता है, एकदम कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से उसका प्रजनन करवाया जाता है, जिसके वजह से इसका बुरा प्रभाव ये देखने को मिला है कि आज के जो भी जानवर है वो समय से बच्चा नहीं दे रही है, समय से वो गर्भवती नहीं हो रही है। मेरे घर में एक गाय है, हमको लगता है कि 3-4 साल हो गया उसको बच्चा दिए हुए। उसका एक मुख्य कारण ये है कि उसका जो प्रजनन करवाया जाता है वो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से करवाया जाता है, प्राकृतिक तरीके से नहीं करवाया जाता है। तो ये सब कुछ समस्याएं, इसी को कहा जाता है जैव अपहरण। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देखो यहाँ पे जैव अपहरण हो रहा है, ये तुमको क्या किया है, वन्य प्राणियों के लिए गंभीर समस्या नहीं है बल्कि मानव समाज के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई है। आज मनुष्य का भी कृत्रिम तरीके से प्रजनन हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये एक समस्या बना हुआ है। अब किसका बच्चा है उस माँ को भी नहीं पता है।
अब मान लो जैसे हमने के घर में अब मेरे घर में गाय है, तो किस सांड का वो बच्चा है हमको क्या पता, किसका वो सीरम था हमको क्या पता, जो स्पर्म है वो किसका है हमको क्या पता, न डॉक्टर को पता है न हमको पता, किसी को नहीं पता है। उसी प्रकार आजकल महिलाएं भी करवा रही है, खैर अभी हम लोग की तरफ नहीं है लेकिन ये शुरू हो चुका है। तो वो किसका स्पर्म है, अब जिसका होगा वही उसका बाप है। तो आजकल के चूंकि हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, आधुनिक हो गए हैं, हमको मेरे इच्छा अनुसार हमारा संतान चाहिए। तब मेरे बेटा को एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि मेरे बेटा को क्रिकेटर बनाना है, तो हम स्पर्म यूज करेंगे सचिन तेंदुलकर के, क्योंकि उसमें क्रिकेटर के गुण है। यानी मान लो मेरी पत्नी है, हम हैं, और हम दोनों के शौक है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने, तो बच्चा तो मेरे घर में जन्म लेगा लेकिन वो मेरा बच्चा नहीं रहेगा, वो किसी क्रिकेटर के बच्चा रहेगा, उसका स्पर्म से वो बच्चा बनेगा, बाप कहलाएंगे हम, लेकिन असल में डीएनए से वो किसी और के बाप रहेगा। ऐसा ऐसा प्रक्रिया शुरू हो गया है और महिलाएं करवा भी रही है। तो ये सब घटिया कुछ चीजें शुरू हुई है, केकर बेटा है पता नहीं, समझ गए। यही इसी को हम लोग कहते हैं जैव अपहरण। तो ये सारी चीजें शुरू हुई है। आज इस तरह से जीवों और वनस्पतियों के आनुवांशिक गुणों को पता लगा करके एक के दूसरे के साथ बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पे एक तुमको उदाहरण मिलेगा बुक में कि सबसे पहले क्या किया कि गन्ना के जीन के बारे में पता किया और मक्का के जीन के बारे में पता किया, और गन्ना वाला जीन को डाल दिया मक्का वाला में ताकि उसका मिठास बढ़े। ये तुमको किताब में उदाहरण में है, गन्ना मीठा होता है तो मक्का के मिठास को और बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, मक्के के साथ गन्ना के जीन को मिला दिया गया है। अब उससे जो पौधा होगा, पौधा तो वो होगा मक्का का ही, लगेगा उसमें भी मक्का ही, लेकिन उसकी मिठास ज्यादा होगी। ये सब देखा होगा तस्वीर शुरू में कि छोटा छोटा पेड़ है उसमें बड़का बड़का फल लगा हुआ है, हम लोग लुभा भी जाते हैं कि छोटे में इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, ढेर जगह में लगेगा, लेकिन वो सब हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, उसके बनाए चीजों के साथ खिलवाड़ करोगे तो अंततः भुगतोगे। तुमको लग रहा है कि हम एक उपलब्धि हासिल किए कि हम यहाँ के वहां बदल देंगे, लेकिन वो विनाश है। आप प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो एक दिन प्रकृति भी आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। जब वो करेगा तो आप कुछ करने लायक नहीं रहिएगा। ठीक, हाँ, तो ये सब चीजें आजकल की जा रही है, समझ गए। इसमें तुमको वही था, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया कि भारत के बासमती चावल के जर्मप्लाज्म के समान है, यानी कि चावल के बीजों में भी, धान के बीज में भी अदलाव बदलाव करके इस बीज को उसके जैसा दोनों के मिला के और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर उस बीज को उपयोग किया जा रहा है बढ़िया फसल के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो पश्चिम अफ्रीका के एगो पौधा के यहाँ पे नाम दिया गया है जो इसका उदाहरण है। उसके बाद बताया गया है कि देखिए हमने कि यहाँ पे क्या होता है कि इस पौधा में एक प्रोटीन पाया जाता है जो चीनी से भी 2000 गुना अधिक मीठा होता है। ये जो पौधा है इसकी मिठास जो चीनी से भी 2000 गुना अधिक है, जितना हम चीनी खाते हैं उससे 2000 गुना अधिक। इसका मतलब हो गया कि जहां पे आप 2000 किलो चीनी यूज करते हैं वहां 1 किलो यूज कीजिए, बात बराबर है। तो फायदा है हमने के शॉर्टकट में देखो तो, लेकिन उसका अंततः नुकसान भी है। तो ये चीज किया गया है। उसके बाद इसमें कैलोरी भी कम होती है, कई लोगों को कैलोरी की प्रॉब्लम है। अमेरिका द्वारा मिठास उत्पन्न करने वाले जीनों की पहचान कर ली गई कि कौन सा वो जीन है जिसके वजह से एकरा में इतना मिठास है, और पहचान करके क्या कर लिया गया, इस जीन को मक्का के पौधा में डाल दिया गया है। अब मक्का के पौधा का होगा चीनी से भी अधिक मीठा होगा और कम कैलोरी वाला होगा। तो ऐसा जैविक उत्पादन भी हम आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब वो चीजें हैं, यही वो घटना है जिसको एक साथ मिला करके हम जैविक अपहरण या जैव अपहरण कहते हैं। और ये सब चीज आजकल हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि इसका अंततः नुकसान है, और इसलिए राष्ट्रों द्वारा इसके खिलाफ कठोर कदम भी उठाया जा रहा है। और इससे जो प्रभावित हुए हैं उन सभी को हॉट स्पॉट के नाम से चिन्हित भी किया गया है और इस पे पाबंदी भी लगाई गई है। लेकिन फिर भी हाँ, तो इसके अंततः नुकसान हैं। अगर सोचो तुम, हमारा देखो बात है, तोरा गधा के जीन मिला के मान ली तोरा एगो बच्चा पैदा करे तो नुकसानदेह है कि बढ़िया है?
जब मिला देंगे कि एकदम शेर जैसन बहादुर रहे, चीता जैसन तेज, सबके जीन मिला दिए, आदमी की गिनती में आएगा, आधा रात के दहाड़ मारेगा ना हो। अंततः इसका नुकसान ही है। तो इस चीज से बचने के लिए उन जगहों को चिन्हित किया गया है और उसको नाम दिया गया है हॉट स्पॉट। देखिए हॉट स्पॉट क्या होता है। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इन सिटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर दिया है। कौन व्यक्ति है? नॉर्मन मायर्स। इन सिटू अभी बताए हैं, उसके प्राकृतिक आवास को जब हम रखते हैं तो इन सिटू होता है, और हम कृत्रिम आवास बनाते हैं तो एक सिटू होता है। तो इन सिटू को प्राथमिकता देते हुए हॉट स्पॉट की पहचान किया है और उसके लिए कुछ शर्त रखा है। पहला, देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है, जो सिर्फ मान लो हमारे देश में, अपने देश में ही पाया जाता है, तो उसको कहते हैं देशज। जैसे डॉल्फिन और घड़ियाल के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, तो ये हो गया तुमको देशज जीव, सिर्फ भारत का है, यहीं से उत्पन्न हुआ है। ठीक। अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा को निर्धारित करना, ज्यादा आप उसका आवास को नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो नष्ट कीजिएगा तो ये भी खत्म, इसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा, तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो जैव अपहरण देखो हम बता दिए हैं, अगर पूछा जाए कि क्या है तो ये बता देना है कि प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित अनुवांशिक गुणों में हेर फेर को हम क्या कहते हैं? जैव अपहरण कहते हैं। जो प्राकृतिक इसका गुण है उसमें जब हम बदलाव करते हैं तो वही क्या कहलाता है? जैव अपहरण कहलाता है। ठीक है, बस 2 पेज और है और छोटा सा है। आपको एक बॉक्स मिलेगा वन संरक्षण को लेकर के एक कहानी, एग्जाम के दृष्टि से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एकदम पीछे मिलेगा जहाँ हम चैप्टर शुरू करे थे वहीं पे, ये वाला। हाँ यहाँ ना, आओ पीछे आओ, पीछे आओ, आओ पीछे आओ, आगे जा रही है, आओ पीछे आओ, देखो इसे करो ना, ये तो कल बता ही दिए करने गया जी, डेट है, ये है नीचे देखो। ठीक, देखो जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है वो हम एक भी यहाँ नहीं बताए हैं, जो 85 गोले है, अब उतना याद भी रखना मुश्किल है। हम जो अब तक पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा, जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम तुमको लिखवा देंगे कि कहाँ है। सवाल यही पूछा जाता है कि वो कहाँ है, किस राज्य में है, तो वो हम लिखवा देंगे, उतना ही याद रखना, उसमें से आया था। ठीक, नहीं आया तो आगे बढ़िए, उसको गोली मारिए। ठीक, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाइएगा। इधर देखिए, तो अमृता देवी नाम की एक महिला थी जो राजस्थान के बिश्नोई नामक गांव में, जोधपुर जिला में, एक राजस्थान के जोधपुर जिला में एक गांव है बिश्नोई, वहीं पे रहती थी। वहां पे हुआ ये था कि 1731 में राजा को अपना एक महल बनवाना था, और महल बनवाने के लिए उसको आवश्यकता था लकड़ी के, तो वो लकड़ी काटने के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन अमृता देवी वहां पहुंच गई और कही कि हम लकड़ी काटने नहीं देंगे, यानी एक तरह से संरक्षण कर रही थी। इस बात का सपोर्ट उनके गांव वालों ने भी किया और गांव वाले भी इसके खिलाफ हो गए कि हम लकड़ी काटने नहीं देंगे। अंत में राजा को जब इस बारे में पता चला तो उसको भी पछतावा हुआ इस बात को, और उसने भी इस लकड़ी को काटने से मना कर दिया और नहीं कटवाया। वही कहानी है तुमको यहाँ पे, जो कि एक सीखने की बात है कि वहां पे एक महिला होकर के संरक्षण कर रही थी एक पेड़ का, जंगल का, वन का, जिसका कहो। ठीक, अब ये पढ़ो, क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। क्लेप्टोपैरासाइटिज्म ये क्या है? देखो, पूछा जाए अगर तुमको कि क्लेप्टोपैरासाइटिज्म क्या है, तो तुम बोलना यहाँ से नहीं, ये तो एक उदाहरण में है, तुमको बोलना यहाँ से कि जब लोग स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलते हैं, तो इससे शेरों की संख्या में गड़बड़ का लिखे हैं दिखा दो बुक, गलती ना लिखे हैं। हाँ देखिए, जब लोग स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलते हैं, तो इससे शेरों की संख्या में
कमी आती है और इस प्रकार के शिकार को एक क्लेप्टोपैरासिटिज्म कहते हैं। अब समझो बढ़िया से, इसको थोड़ा सा पार करेगा। अब देखो अपने से समझो, मान लो तुम आज कमाई 2 रोटी, 2 रोटी तुम कमाई, ठीक, तुमको भूख लगी है, 2 रोटी कमाई, खाएंगे, शांति देंगे। कोई आया व्यक्ति है तुमसे ये दोनों रोटी छीन लिया, तो क्या होगा? तुम भूख के कारण एक दिन मर जाओगी। तो वही होता है, खास करके कहाँ होता है, कैमरून के जो बोरोरो जनजाति है वे लोग क्या करते हैं, खुद शिकार नहीं करते हैं। जब शेर शिकार करता है ना, और जैसे वो उसको मारा, तो ये लोग क्या करते हैं, शेर को भगा देंगे और उस शिकार पे ये कब्जा कर लेंगे। तब शेर को तो भोजन मिला नहीं, वो तो रह गया भूखा। तो भूखा रहते रहते एक दिन वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तब मरेगा तो उसके संख्या में क्या होगा, कमी आएगी। तो इसी प्रकार के शिकार को क्या कहा जाता है, क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। समझ गई? क्लियर हुआ? ये हम तो इसमें कंफ्यूज हो गए थे, ये क्लियर हो गया। जब शेर शिकार करता है और उसको शिकार को उसको न खाने दो, शिकारी शेर को भगा के खुद उस पर कब्जा कर लेता है, तो शेर भूख के कारण मरेगा, उसकी संख्या में कमी आएगी, जिसको हम लोग क्लेप्टोपैरासाइटिज्म के नाम से जानते हैं। अब देखो बाघ परियोजना तुमको लिखा हुआ है बड़ा सा, पूरा 1 पेज में बॉक्स बना के, लेकिन हम तुमको इसमें से अब तक जो पूछा गया मात्र एक चीज तुमको इंपॉर्टेंट है, बाघ परियोजना कब लाया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई, बस तुमको इसमें इंपॉर्टेंट है तो यही। इस बार लगता है कि पूछले भी था, तिमाही में था, अब याद ना है, लेकिन ये पूरे किताब में अभी तक में तुमको बस यही इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ लिख दिए हैं। देखिए बाघ परियोजना क्या है। बाघ जो है वन का एक बहुत बड़ा जीव है, ठीक, एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। तो उनको बचाने का भी यहाँ परियोजना चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत 1973 में हो गई थी। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई थी बाघ परियोजना लाने के बाद, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ गई थी। यहाँ पे पहले था 1985, अब बढ़ के हो गया था तुमको नहीं, 1985 में 4002 गो बाघ था। उसके बाद 1989 में बढ़ के कितना हो गया था, 4334, यानी 332 बाघों की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो ये सफल रहा था। लेकिन 1993 में जब डाटा निकाला गया तो नुकसान हुआ है। तब हमने के पास कितना बच गया था, 3600। यानी शुरुआत में तो ये परियोजना सफल था, लेकिन बाद में ये असफल हो गया है। ठीक, भारत में अभी टोटल 27 गो बाघ रिजर्व है, यानी बाघ को क्षेत्र को रिजर्व किया गया है, वहां पे आप जा नहीं सकते हैं, शिकार वगैरह ये सब नहीं कर सकते हैं, उसका पूरा क्षेत्रफल यहाँ दे दिया गया है। लेकिन आपको बस याद रखना है, बाकी याद रखिए या ना रखिए, ये याद रखिएगा 1973। रेड डेटा बुक के बारे में बताना था। तो देखिए यह एक ऐसा दस्तावेज या रिकॉर्ड है जिसमें लुप्त प्राय, जो विलुप्त हो गए हैं या जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, वैसे प्रजातियों की सूची है। रेड डेटा बुक विलुप्त हो गए और विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूची है। इसमें वनस्पति, जीव जंतु और अन्य जैविक प्रजातियों की जानकारी शामिल है। इसमें पौधों की भी जानकारी है कि कौन विलुप्त हो गया और कौन विलुप्त होने के कगार पे है, और इसमें जंतुओं का भी है कि कौन कौन से जानवर विलुप्त हो गए हैं और विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक कहते हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही था। समय से 10 मिनट पहले आपकी क्लास छुट्टी हो गई है। आप लोगों ने शांति बना के मेरी बातों को सुना, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही शांति बना के अगर आप सुनेंगे तो सिलेबस जल्द खत्म होगा। बीच में बकवास करेंगे तो आपका क्लास डाइवर्ट होगा और सिलेबस पीछे जाएगा। धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद।